कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ाने जा रहा हूं। देखते हैं इस पाठ में क्या चीज है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसा कि नाम है, विद्युत और चुंबक दोनों है, यानी दोनों ही तरंगे इसमें काम करेंगी। जो हमने पीछे तरंगे पढ़ी थी, वाई बराबर क्या पढ़ा था, ए पढ़ा था, फिर साइन पढ़ा था, और प्रगामी तरंग की बात कर रहा हूं मैं, ओमेगा, और इसके बाद टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा करके पढ़ा हुआ था। इसी पर ही आधारित वायु विस्थापन होता था और ए उसका आयाम होता था। बिल्कुल वैसे ही इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का होगा। तो हम चलते हैं इसमें जरा परिभाषा की तरफ। पहले तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत, ध्यान रखना ये एक दूसरे के लंबवत रहेंगी। तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय, ज्या का मतलब साइन थीटा, दोनों से बनी होती हैं तथा ये दोलन तरंगे संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं। ध्यान रखना ये संचरण की दिशा के लंबवत गति करती हैं। तो पहले ये दिया है विद्युत क्षेत्र के लिए, ये ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र के लिए है, और ये दूसरे वाला है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए दिया हुआ है। तो सूत्र वही है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर क्या है, ई वाई बराबर हो जाएगा ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, और यहाँ पर बी जेड बराबर हो जाएगा बी जीरो साइन ओमेगा और टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये ई वाई और ई जेड ये है क्योंकि परस्पर लंबवत है। एक्स अक्ष पे तो ये करवा ही रहे हैं हम लोग, मेन इसका अक्ष है। तो इसमें ध्यान रखिए, पहले विद्युत क्षेत्र के द्वारा ये ऊपर वाली तरंग चल रही है, ये वाली तरंग चल रही है, ये नीचे को गई, फिर ये ऊपर को आ गई, यहाँ फिर ऊपर को आ गई, फिर ये नीचे को गई, फिर ये ऊपर को आ गई, ऐसे ही चल रही है। ये हमारी कौन सी तरंग है, ये विद्युत क्षेत्र ई वाली तरंग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र ई वाली तरंग के लिए मैं सूत्र अगर लिख करके देता हूं तो ये सूत्र जो बनेगा वो ई बराबर ई जीरो हो जाएगा और साइन हो जाएगा, ओमेगा होगा, और ओमेगा के बाद इसमें टी माइनस एक्स अपॉन सी होगा। सी प्रकाश की चाल है यहाँ पर। ऐसी दूसरी तरंग जो जेड की दिशा में चल रही है, बी से चल रही है, यानी ये वाली जो है चुंबकीय क्षेत्र की है, ये वाली जो समीकरण बनेगी बी बराबर बी जेड वाली है, और ये ई वाई वाली है, तो बी जेड वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी जीरो और साइन हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और इसके बाद जो है टी माइनस एक्स अपॉन सी हो जाएगा। तो ये जो है आपका सूत्र है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान रखना एक्स अक्ष पे चलती हैं सारी समीकरणें, ये सारी जो ज्यामितीय आकृति चल रही है, ये तरंग जो दिख रही है एक्स अक्ष पे वाई के अंदर चल रही है, वो तो आपका विद्युत क्षेत्र वाली है, और जेड पे जो चल रही है वो चुंबकीय क्षेत्र है। ये दोनों यहाँ पे दिखाया गया है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र, दोनों यहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत चल रही हैं। तो इनको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण क्या क्या हैं। तो पहला नंबर एक गुण है, विद्युत चुंबकीय तरंगों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी ये चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। नंबर दो है, ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, यानी कि निर्वात में इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। एक और चीज है, बहुत मुख्य बात है, ये तरंग विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा अप्रभावित रहती हैं, यानी कोई सा भी विद्युत क्षेत्र लगा दें या चुंबकीय क्षेत्र, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर चार, निर्वात में इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी 3 गुना 10 की घात 8 होता है, ये जो लिखा हुआ है ये होता है। नंबर 5 है, ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुणों को दर्शाती हैं, मतलब हर तरह से प्रकाश की तरह रहती हैं। नंबर 6, ये तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं, जैसा कि पीछे दिखाया गया। नंबर 7 है, समष्टि में प्रत्येक बिंदु पे C बराबर जो है E बटे बी, जहां E विद्युत क्षेत्र और B चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर दिया हुआ देखो, जहां C प्रकाश का वेग है और E विद्युत क्षेत्र है और B चुंबकीय क्षेत्र है। 8वां पॉइंट है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन ज्यावक्रीय होते हैं, यानी साइन थीटा वाले वक्र होते हैं। ध्यान रखना, साइन थीटा वाले वक्र होते हैं। नंबर 9, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, दोनों की दोनों कला समान रखते हैं। कला अगर समान नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को निरस्त करना चालू कर देंगे। तो ये कुछ खास बातें थी, इसकी जो प्रमुख गुण थे वो मैंने बताया भी आपको। अब थोड़ा सा चलते हैं ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर ले रहे हैं, ये यांत्रिक तरंगे हैं और ये यांत्रिक तरंगे नहीं है, क्योंकि ये विद्युत के द्वारा और चुंबक के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरा नंबर, ये वायु में अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जबकि ये सभी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है।
ये अनुदैर्ध्य होती है, वो अनुप्रस्थ होती है। नंबर 3, वायु की ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, लेकिन यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होती है, ध्रुवण की घटना होती है। नंबर 4, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, ये तो बहुत जरूरी है, अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि तरंगे नहीं चल पाएंगे, लेकिन इनके लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम नहीं भी है तब भी चलते हैं। इनकी चाल बहुत कम होती है, कितनी होती है, 0 पर जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन इनकी चाल बहुत होती है, प्रकाश के वेग से चलती हैं, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये दोनों में अंतर है, अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन हर्ट्ज ने किया था, क्योंकि इसी के नाम पे ज्यादा आता है, जब भी तरंग का नाम आता है तो हर्ट्ज का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इसने ही बहुत ज्यादा वर्क करा हुआ है। तो सबसे पहले यह है, दोलायमान आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन का प्रायोगिक प्रदर्शन जो है सर्वप्रथम हर्ट्ज ने किया था। अब इसका विवरण नीचे दिया जा रहा, कैसे प्रदर्शन करके दिखाया था। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा S1 और S2, ये दो गोले हैं, इनके मध्य की जो दूरी है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है, ये वाली दूरी, ये जो यहाँ तक की दूरी दिख रही है ये 2.3 सेंटीमीटर होती है। अब S1 और S2 यानी ये दोनों क्रमशः P1 प्लेट से, इस प्लेट से जुड़े होते हैं, P1 और P2 प्लेट से जुड़े रहते हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है P1 और P2 की लगभग 50 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 50 सेंटीमीटर, बच्चों ध्यान रखना, और पहली वाली दूरी 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर की। P1 और P2 कम धारिता के संधारित्र का निर्माण कर लेते हैं, यानी दोनों प्लेटें हो जाती हैं, इसलिए संधारित्र का ये निर्माण कर लेते हैं। दोनों गोलों का संबंध एक प्रेरण कुंडली के द्वारा द्वितीयक स्रोत S से होता है, ये द्वितीयक स्रोत यहाँ पे दिखाई दे रहा है S, इससे प्रेरण कुंडली इसमें होती है, इससे कर दिया जाता है। अब दोनों गोलों का संबंध एक प्रेरण कुंडली C से द्वितीयक विद्युत ग्राहों S से होता है, जिनकी सहायता से S1 और S2 के मध्य उच्च वोल्टेज लगाई जाती है। इनके बीच में जो यहाँ पे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पे क्या होता है, हाई वोल्टेज लगाई जाती है। D एक सूचकांक होता है जिसकी सहायता से विद्युत चुंबकीय तरंगे उपस्थित हैं या नहीं है उसका पता लग जाता है, यानी कि ये जो है इंडिकेटर होता है यहाँ पर, जो चिंगारी उत्पन्न करके बताता है। चलो आगे देखते हैं जरा अगले उसमें क्या बताया गया, कार्य विधि कैसे कार्य करता है। तो जब दोनों को गोलों के मध्य, यानी इन दोनों गोलों के मध्य S1 और S2 के मध्य, ये जो दिए हुए हैं दोनों गोले S1 और S2, इनके मध्य क्या करते हैं, हम उच्च विभवांतर लगाते हैं। उच्च विभवांतर कहां से लगाया जा रहा है, यहां से लगाया जा रहा है प्रेरण कुंडली के द्वारा। तो इनके मध्य की वायु आयनित हो जाती है, जो बीच में इसकी वायु होती है वो आयनित हो जाती है, फलस्वरूप वायु के आयन इलेक्ट्रॉन चिनगारी अंतराल के पीछे पीछे दोलन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, और इन तरंगों की उपस्थिति का पता करने के लिए सूचकांक D है, उसकी सहायता से हम पता करते हैं। कैसे, उन दोनों S1 और S2 के मध्य जो है चिनगारी चलने शुरू हो जाती है, चिनगारी उनमें चालू हो जाती है, इस तरह से हमें पता चल जाता है। अब ये घटनाएं किस परिपथ के द्वारा हुई, उस परिपथ का भी वर्णन देख लेते हैं। ये परिपथ है विद्युत चुंबकीय दोलन परिपथ, हालांकि ये परिपथ आपका पढ़ा हुआ है, क्योंकि LC परिपथ है हमारे प्रत्यावर्ती धारा का, LC परिपथ प्रत्यावर्ती धारा आपको पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए वहां से इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। और यहाँ पे जो सूत्र आता था फ्रीक्वेंसी का, आपको ध्यान होगा, न्यू इक्वल टू कितना होता था, 1/2 पाई होता था, √1/LC होता था। इसी के सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं, जहां L प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व है और C उसकी धारिता है संधारित्र की। ये संधारित्र जो लगा इसकी धारिता C है, और ये कुंडली का प्रेरकत्व L है, जो कि चित्र में दिखाया हुआ है। इस सूत्र से हम आवृत्ति ज्ञात करते हैं। तो ये वास्तव में K1 और K2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अब इसको जरा ध्यान से समझना होगा बहुत ज्यादा। जब हम K1 को बंद करते हैं, K2 खुली रखे हैं, K1 को बंद करते हैं, तो ये बैटरी के द्वारा या इस सेल के द्वारा इस संधारित्र को चार्ज देना चालू हो जाता है, और जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तब हम इसको खोल देते हैं K1 को, और K2 को बंद कर देते हैं। अब इसमें प्रेरण के कारण जो है विद्युत धारा, इसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, और ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। अब इसी को यहाँ पे पूरा समझाया गया कैसे हो रहा है, इसी के द्वारा तरंगे उत्पन्न होती है। देखो, जब दाब कुंजी K1 को दबाया जाता है तो संधारित्र C आवेशित होने लगता है, चित्र में दिखाया हुआ है। जैसे विद्युत ऊर्जा संचित होने लगती है तब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है। तो दाब कुंजी K1 को छोड़ करके अब कुंडली K2 को दबाते हैं, जिससे प्रेरण कुंडली L में संधारित्र C विसर्जित होने लगता है, यानी कि अब डिस्चार्जिंग चालू हो जाती है। जब संधारित्र C विसर्जित होता है तो कुंडली L में धारा बहने लगती है, अतः इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो धारा में वृद्धि का विरोध करता है। अतः संधारित्र में विसर्जित होने के कुछ समय लग जाता है। संधारित्र के विसर्जित होते समय उसमें संचित ऊर्जा विद्युत क्रमशः कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा फ्लक्स के रूप में परिवर्तित होने लगता है, और जब संधारित्र पूर्णतः विसर्जित हो जाता है तो विद्युत ऊर्जा शून्य हो जाती है और विद्युत ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। ध्यान रखना, चुंबकीय ऊर्जा इसमें अधिकतम हो जाती है। पहले में विद्युत ऊर्जा शून्य हुई है, विद्युत ऊर्जा शून्य होगी तो चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। जब चुंबकीय ऊर्जा शून्य होगी तो विद्युत ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। ये क्रम हमारा चलता रहेगा। इसी क्रम को यहाँ समझाया गया। देखो यहाँ पे ये संधारित्र है, इसमें पूरी तरह ऊर्जा है, पूर्ण ऊर्जा है, लेकिन इसमें ऊर्जा शून्य है। इस वक्त इन परिस्थिति में ये पूरी तरह से चार्ज है और ये डिस्चार्ज इस वक्त ये शून्य में होता है। इसके बाद क्या होता है, ये शून्य हो जाता है, ये अधिकतम हो जाता है। इसके बाद फिर इसका उल्टा होता है, ये अधिकतम हो जाता है, ये शून्य हो जाता है आपका नीचे वाला। यहाँ पे फिर वही इसका उल्टा होता है, ये शून्य हो जाता है और नीचे वाला अधिकतम हो जाता है। फिर इसका उल्टा चलता है, ये अधिकतम हो जाता है, फिर ये शून्य। इस तरह से दोलित्र ये चलता रहता है, हमारा दोलन करता रहता है। इसी को समझाया जाता है। चलो, ज्यो ही विसर्जन पूर्ण होता है, धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कम होने लगता है। फलस्वरूप कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण संधारित्र अब विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है। इस प्रक्रिया में कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा क्रमशः संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगती है। यदि परिपथ का ओमीय प्रतिरोध शून्य हो तो संधारित्र प्रारंभिक मान तक पुनः आवेशित हो जाता है और कुंडली में संचित संपूर्ण विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस तरह से चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। यहाँ चित्र में वही चीजें दिखाई हुई है। फिर से ये पूरी तरह से चार्ज हो रखा है, तो फिर से ये शून्य पे होता है। अब ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, ये चार्ज हो जाता है पूरा। अब इसके बाद फिर इसका उल्टा होता है, फिर से ये ऊपर चार्ज हो जाता है, ये फिर डिस्चार्ज हो जाता है पूरा का पूरा। और ये क्रम होकर के इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन शुरू हो जाता है। अब ये दिखाया हुआ है सूत्र। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवृत्ति संधारित्र की धारिता C और कुंडली के प्रेरकत्व L पर निर्भर करती है। यदि परिपथ का ओमीय प्रतिरोध नगण्य हो तो परिपथ में विद्युत चुंबकीय दोलन की आवृत्ति म्यू निम्न समीकरण से दी जाएगी। सूत्र मैंने अभी पीछे बताया था। म्यू बराबर कितना बताया था, 1/2 पाई √1/LC। ये वही सूत्र लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यह ऊर्जा दोलनी विद्युत क्षेत्र और दोलनी चुंबकीय क्षेत्र में संचित रहती है, दोनों में ही संचित रहती है। एक बार दोलनी विद्युत क्षेत्र बन जाएगी, एक बार दोलनी चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगी। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रति एकांक आयतन में संचित कुल ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा प्लस चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक में आयतन में संचित चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। ये सूत्र है हमारे पास, U बराबर 1/2 ε0 E स्क्वायर प्लस 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू 0। इसके अपने अपनी जगह पे सामान्य अर्थ है। E चुंबकीय क्षेत्र है और E विद्युत क्षेत्र है, B चुंबकीय क्षेत्र है, और ऐसे ही ε0 और म्यू 0 अपनी जगह पर है। सारे वही चीजें हैं जो पीछे हम पढ़ते आए विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में जो पढ़ा है, ये सब उसी प्रकार है। अब चलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम क्या होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो विभिन्न तरंग वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यह क्रम में रखा गया है कि इस क्रम में विद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो प्राप्त होता है स्पेक्ट्रम, इसको हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक दृश्य स्पेक्ट्रम और दूसरा अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो हम दृश्य स्पेक्ट्रम की पहले व्याख्या कर लेते हैं। जो स्पेक्ट्रम हमारी आंख से दिखाई देता है, ध्यान रखना, हमारी आंख से दिखाई देना चाहिए। हमारी आंख से स्पेक्ट्रम दिखाई देता है उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य से प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा होता है उसका स्पेक्ट्रम अगर देखते हैं तो लाल रंग से लेकर के बैगनी रंग तक का दिखाई देते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये बहुत याद करने वाली चीज है, सबसे अधिक होता है, तथा बैगनी वाले रंग का सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है, ध्यान रखना, तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का सबसे कम होता है। तो ये इस प्रकार से उसका स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है। चूंकि दिखाई देता है इसलिए हम तो क्या बोलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया दिखाई देने की वजह से दिया है। अब आते हैं अदृश्य में क्या होता है। अदृश्य में केवल हमें महसूस भर होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम
कि लाल रंग के ऊपर तथा बैंगनी रंग के नीचे भी स्पेक्ट्रम काफी विस्तार तक फैला हुआ होता है। यह स्पेक्ट्रम आंखों से दिखाई नहीं देता, अतः इसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रम हमें आंख से दिखाई नहीं देता है उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान रखना, ये स्पेक्ट्रम हमारी आंख से नहीं दिखाते हैं। स्पेक्ट्रमों को संसूचन की सहायता से या डिटेक्टर लगाते हैं, उनसे हम पहचानते हैं। अब चलते हैं आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य जो है अलग अलग स्पेक्ट्रमों की क्या क्या होती हैं वो बताई गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आवृत्ति दी है, यहाँ तरंगदैर्ध्य, यहाँ पर फिर से आवृत्ति है ये, और इधर तरंगदैर्ध्य। चलिए देखते हैं, ये हर्ट्ज में है, ध्यान रखना ये हर्ट्ज में नापी जा रही है और ये तरंगदैर्ध्य मीटर में नापी जा रही है। तो सबसे पहले ये 10 की घात 23 में है, गामा किरणों की बात कर रही है। 10 की घात 23 है, 22 है, 21 है, 20 है, 19 है। कहां तक जा रहा है? ये लगभग 19 तक लेके जा रहा है, यहां तक लेके चल रहा है। ये इतने तक में ये क्या आती है? गामा तरंग किरणें आती हैं। और इधर जरा ध्यान से देखिए, ये 10 की घात -14, -13, -12, -11, -10 तक करीब चलता है। इसके बाद ये एक्स किरणों की बात करते हैं। एक्स किरणें जो है 10 की घात आवृत्ति में 10 की घात 20 से स्टार्ट होती है, 19, 18, 17, 17, 16 तक जाती है। ये सारी एक्स किरणों की होती है, ध्यान रखना ये एक्स किरणों में। और इधर भी एक्स किरणों का दिखाया गया है। कितना है ये? 10 की घात -11, 10 की घात -10, -9, -8 और -7 तक लगभग होती है। ये सारी एक्स किरणों की यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाई, आपको लिख करके यहाँ दिखाया हुआ है, पूरा ब्रैकेट बना रखा है इन्होंने। इसके बाद आता है पराबैंगनी। पराबैंगनी में केवल एक ही है, ये 10 की घात 15 है आवृत्ति, और इधर 10 की घात -6 मीटर तरंगदैर्ध्य है। अब 10 में कौन कौन सी आती है? 10 की घात 14 आ जाती है, और 10 की घात यहाँ -5 मीटर में होती है तरंगदैर्ध्य। अब इधर आता है अवरक्त। अवरक्त में कौन कौन से होते हैं? 10 की घात ये -13 है, ये 13 है और 12 है, ये आवृत्ति है। और इधर 10 की घात -4 है, 10 की घात -3 तक। सूक्ष्म तरंगे कहां तक होती हैं? 10 की घात 11 और 10 की घात 10 तक, और ये 1 की भी आ जाती है, साथ में लेते हैं। इधर जो है 10 की घात -2, 10 की घात -1, 10 की घात 0 तक होती है। अब इसके बाद लघु तरंगे भी यही आ जाती हैं, 10 की घात इसी 0 से दिखाई देती हैं। अब टीवी वाली आती है। टीवी वाली कौन से? 10 की घात यहाँ 8 और 7 है, और इधर टीवी वाली जो है 10 की घात 1 और 10 की घात 2 है। एएम रेडियो तरंगे जो देखते हैं 10 की घात 6 है, और इधर 10 की घात 3 पर जाएगा। और इसके बाद जो है दीर्घ रेडियो तरंगे आती हैं, 10 की घात 5, 10 की घात 4, 10 की घात 3, 10 की घात 2 और 10 की घात 1। इधर क्या होगा? 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, ये इसकी तरंगदैर्ध्य है। तो चुंबकीय स्पेक्ट्रम की ये तरंगदैर्ध्य के अनुसार क्षेत्र दिए हुए हैं, इसको आप लोगों को हल्का फुल्का नॉलेज में रहना चाहिए। अब आते हैं हम सबसे पहले गामा किरणें क्या होती हैं, इनकी खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज जो है सन 1896 में बेकुरल ने की थी, इसका नाम याद रखना। इनकी तरंगदैर्ध्य जो है कितनी होती है? 10 की घात -13 से 10 की घात -10 मीटर की रेंज की होती है। 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में जैसे यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया आदि में ये किरणें स्वतः उत्सर्जित होती रहती है। इन किरणों की उत्पत्ति का स्रोत नाभिकीय है। फोटोग्राफिक प्लेट की सहायता से इन किरणों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। चलिए गुण क्या है इसका ये भी देखते हैं। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं तथा इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। उपयोग किस उपयोग में आती है ये भी देखना है। अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में काम आती है, कैंसर का इलाज करने के काम आती है, नाभिकीय संरचना का पता लगाने के काम आती है, आदि में इनका उपयोग किया जाता है। ये उपयोग है। अब ये नोट जरूर याद रखना, गामा किरणें प्राणियों को, ऊतकों को चोट पहुंचाती है, यानी नष्ट कर देती हैं, तो शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अतः जो नाभिकीय रिएक्टर के पास काम करने वाले लोग हैं, उसके आसपास जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो लेड के कपड़े पहनते हैं। ध्यान रखना, लेड की मोटी परत गामा किरणों को अवशोषित कर लेती है, ये उसके पार नहीं जाने देती है और आदमी को शरीर को नुकसान नहीं पहुंच पाता, नहीं तो ब्लड सेल मरने चालू हो जाता है और लुकुमिया हो जाता है। चलिए नंबर 2 पे एक्स किरणें आ रही हैं। एक्स किरणों का तो बहुत उपयोग है, इसका तो दावा इतना होता है कि आज तक कोई ऐसा उपकरण बना नहीं जिससे इससे उपकरण के बराबर इसका उपयोग होता हो। सबसे ज्यादा वर्ल्ड का अब तक सबसे अधिक उपयोगी उपकरण माना जाता है। इसकी खोज जो है ध्यान रखना किसने की थी? रोजन
ने की थी, और इन किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो 10 की घात -10 से 10 की घात -8 मीटर तक है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी भारी तत्व के लक्ष्य से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। फोटोग्राफिक फिल्मों की मदद से इन किरणों का पता लगाया जाता है। गुण क्या है? ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को रासायनिक क्रिया करती हैं और गैसों को आयनित करती हैं तथा प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इनकी भेदन क्षमता गामा किरणों की भेदन क्षमता के अपेक्षाकृत कम होती है। उपयोग क्या है? इन किरणों का उपयोग शरीर की टूटी हड्डी का पता लगाने, कैंसर के उपचार में और मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने, क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने आदि में किया जाता है। नंबर 3 पे आती हैं पराबैंगनी किरणें। अब ये क्या चीज है पराबैंगनी किरणें, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। पराबैंगनी किरणें जो है, इसकी खोज जो है ध्यान रखना किसने की है, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। J.W. रिटर ने की है इसकी खोज। J.W. रिटर ने इसकी खोज की है। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, 10 की घात -8 से लेकर के 4 गुना 10 की घात -7 मीटर तक होती है, यानी कि 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब सूर्य से दृश्य प्रकाश के साथ पराबैंगनी किरणें भी उत्सर्जित होती हैं, किंतु वायुमंडल की ओजोन जो परत है इसके द्वारा अवशोषण कर ली जाती हैं। ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। विद्युत विसर्जन, निर्वात, इस्पात आदि से पराबैंगनी किरणें उत्पन्न की जाती हैं। गुण क्या है इसका? पराबैंगनी किरणें दीप्ति उत्पन्न करती हैं और ये किरणें गैसों को आयनित कर सकती हैं और ये रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यंत सक्रिय होती हैं, अतः इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। किरण कहा जाता है, इसीलिए इन्हें क्रियाशील किरणें कहा जाता है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उपयोग क्या है? इन किरणों का उपयोग कीटाणु मारने में होता है, हीरे जवाहरातों को, ताजे अंडों तथा शुद्ध घी की पहचान करने के काम आती है। तो इन किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है और इन किरणों के अध्ययन के लिए क्वार्ट्ज का फ्लेरस्पार का प्रिज्म प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इनको हम नापने के लिए या देखने के लिए इन प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, किरणों के अध्ययन के लिए क्या करते हैं? क्वार्ट्ज का या फ्लोरोस्पार का प्रिज्म प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हम देखते हैं। अब आता है दृश्य प्रकाश क्या होता है, विजिबल लाइट या क्या होती है। इसका अध्ययन हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1666 में किया था। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4 गुना 10 की घात -7 मीटर यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7.8 गुना 10 की घात -7 या 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये दृश्य प्रकाश की रेंज है बच्चों, ये बहुत जल्दी से इसको याद रखना बहुत जरूरी पड़ती है, जरूरत पड़ती है हम लोगों की बहुत ज्यादा है। चलिए देखते हैं, तरंग दैर्ध्य यहाँ दे रखा। अब यहाँ पे जो है उन्हीं रंगों की अलग अलग जो है तरंग दैर्ध्य दी हुई है और आवृत्तियां भी दी हुई है। सबसे पहले बैगनी रंग का लेते हैं। बैगनी में जो तरंग दैर्ध्य है 4 गुना 10 की घात -7 से 4.46 गुना 10 की घात -7 तक होती है। एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 4000 से लेकर के 4460 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आवृत्ति क्या होती है? 7.5 गुना 10 की घात 14 से लेकर के 6.72 गुना 10 की घात 14 तक होती है। अब जामुनी पे जाते हैं। जामुनी में क्या होता है? 4.46 है गुना 10 की घात -7 या 4 इससे लेकर के 4.65 गुना 10 की घात -7 तक। ये 4460 से लेके 4650 तक की रेंज की होती है। आवृत्ति की बात करें तो ये 6.72 गुना 10 की घात 14 से लेकर के 6.45 गुना 10 की घात 14 तक की होती है। नीला रंग है, देखो नीला रंग के लिए ये होती है आवृत्ति 4.65 गुना 10 की घात -7 से लेके 5.0 गुना 10 की घात -7 तक। एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 4650 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5000 एंगस्ट्रॉम तक। आवृत्ति की बात कर लें तो जरा 6.45 गुना 10 की घात 14 से लेकर के 6 गुना 10 की घात 14 तक होती है। ये हर्ट्स में है, सारी आवृत्तियां ध्यान रखना हर्ट्स में नापी जा रही है, इधर एंगस्ट्रॉम में नाप रही है। ये सारी दूरी मीटर में नापी जा रही है। हरे रंग के लिए देखते हैं क्या है, ये 5.0 गुना 10 की घात -7 से लेके 5.78 गुना 10 की घात -7 तक, यानी 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5780 एंगस्ट्रॉम तक। आवृत्ति की बात करें तो 6.0 गुना 10 की घात 14 होती है से लेकर के 5.19 गुना 10 की घात 14 तक होता है। पीले रंग की भी बात कर लेते हैं जरा। पीला रंग जो होता है 5.78 गुना 10 की घात -7 से लेकर के 5.92 गुना 10 की घात -7 तक। एंगस्ट्रॉम की बात कर लें तो 5780 से लेकर के 5920 तक होता है।
ये आवृत्ति की बात कर लें तो 5.19 गुना 10 की घात 14 से लेकर के 5.07 गुना 10 की घात 14 तक होता है। अब आता है नारंगी। नारंगी रंग का भी बहुत ज्यादा नाम आता है। ये आता है 5.92 गुना 10 की घात -7 से लेकर के 6.20 गुना 10 की घात -7 तक, या 5,920 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6,200 एंगस्ट्रॉम तक। आवृत्ति की बात करते हैं तो 5.07 गुना 10 की घात 14 से लेकर के 4.84 गुना 10 की घात 14 तक होता है। लाल रंग देते हैं, सबसे लास्ट में आ गया ये 6.20 गुना 10 की घात -7 से लेकर के 7.80 गुना 10 की घात -7 तक, यानी 6,200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7,800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसकी आवृत्ति 4.84 गुना 10 की घात 14 से लेकर के 3.85 गुना 10 की घात 14 होती है। दृश्य प्रकाश तरंगों के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती हैं। सूर्य दृश्य प्रकाश का एक प्रमुख स्रोत है। एक ही तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के तरंगों को एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। ये ध्यान रखना, एक वर्णी प्रकाश क्या होता है। एक ही तरंग दैर्ध्य और एक ही रंग के प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। दृश्य प्रकाश के कारण ही वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है। जिस पर पड़ती हैं उसी प्रकार का हमें दृष्टिगोचर होता है, अर्थात नहीं हो पाता अगर ये प्रकाश की किरणें ना पड़ती उस वस्तु पर। अगला नंबर आ रहा है अवरक्त का। अवरक्त किरणें क्या होती हैं? ये अवरक्त किरणें हैं। इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? 1800 ईस्वी में हुई है। ये विलियम हर्शेल ने की थी इसकी खोज। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 7.8 गुना 10 की घात -7 मीटर से लेकर के 10 की घात -3 मीटर तक, यानी 7,800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 की घात 7 एंगस्ट्रॉम तक होता है। पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने पर ये किरणें उत्पन्न होती हैं, अतः इन्हें ऊष्मीय तरंगें भी कहते हैं। गुण क्या है इनका? इनका ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है। अधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। फलस्वरूप ये किरणें कोहरे और धुंध में बहुत अधिक दूर तक जा सकती हैं और इनका उपयोग वहीं होता है। उपयोग देखिए, इन किरणों का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए, रोगियों की सिकाई के लिए तथा कोहरे इत्यादि में वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। कांच इन किरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है, अतः इनके अध्ययन के लिए रॉक सॉल्ट, साधारण नमक के प्रिज्मों का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है इसका उपयोग कहाँ करते हैं और कांच के द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है। अब आता है नंबर 6, हर्ट्ज या लघु तरंगे, जिसे हर्ट्जियन बोलते हैं या शॉर्ट रेडियो वेव बोलते हैं। इन तरंगों की खोज सन 1888 ईस्वी में हर्ट्ज ने की थी। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य 10 की घात -3 मीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। ये तरंगे विद्युतीय दोलनों अर्थात दोलायमान आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। इन तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में एवं संचरण में किया जाता है। 10 की घात -3 से 2 गुना 10 की घात -2 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगों को सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। ध्यान रखना, माइक्रोवेव्स कहते हैं। तथा इनका उपयोग रडार में होता है, टेलीफोन इत्यादि में प्रसारण एवं संचरण में किया जाता है। ये इसके उपयोग हो गए। नंबर 7 चलता है वायरलेस या दीर्घ रेडियो तरंगे। ये क्या है वायरलेस और दीर्घ रेडियो तरंगे? तो ये तरंगे दोलित्र विद्युत परिपथों द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा इनकी तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से 10 की घात 4 मीटर तक होता है। इन तरंगों का उपयोग नौ संचालन तथा पुलिस रेडियो प्रसारण में किया जाता है। इन तरंगों की खोज 1899 में मार्कोनी ने की थी। तो ये कुछ तरंगे हैं और उनको जो है बताया गया, स्रोत भी बताया गया कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं और किस तरीके से उत्पन्न हो रही हैं। तो इनको लिखना है आपको। तो सबसे पहले नाम है, गामा किरण है। तरंग का विस्तार हमने पीछे बता दिया था, 10 की घात -13 से लेकर 10 की घात -10 तक है। आवृत्ति का विस्तार 3 गुना 10 की घात 21 से लेकर 3 गुना 10 की घात 18 तक। किसने आविष्कार किया था? ये बेकवेल ने किया था और 1896 में किया था। उपयोग क्या है? अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में और कैंसर का इलाज करने में। स्रोत क्या है इसका? रेडियो एक्टिव पदार्थ से ज्यादा ये उत्पन्न होता है। अब चलते हैं एक्स किरणों की तरफ। ये इसकी रेंज थी 10 की घात -10 से लेकर 10 की घात -8 तक और इसकी ये आवृत्ति थी 3 गुना 10 की घात 18 से 3 गुना 10 की घात 16 तक। ये किसने की थी? ये रोन्टजन ने की थी और 1895 में किया था। शरीर में हड्डी, टूटी हुई हड्डी का पता लगाने और क्रिस्टलों की संरचना याद करने में इसका उपयोग होता है। जब तीव्र इलेक्ट्रॉन भारी तत्वों से टकराते हैं तब ऐसा होता है। चलिए देखते हैं पराबैंगनी किरणें क्या हैं। ये पराबैंगनी किरणें 10 की घात -8 से लेकर 4 गुना 10 की घात -7 तक की होती हैं।
और 3 गुणा 10 की घात 16 से लेकर 7.5 गुणा 10 की घात 16 तक होती है। अब ये आ जाओ डब्ल्यू रिटायर, क्या है ये 1801 करके है। तो कीटाणुओं को नष्ट करने हीरे ज्वारात शुद्ध घी आदि की पहचान करने के लिए वस्तुओं को देखने में किया जाता है इसका प्रयोग। और इधर देखते हैं क्या है ये है तीव्रगामी, ये कहां कहां से उत्पन्न होते हैं, ये है जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन भारी तत्वों से टकराते हैं तब ये उत्पन्न होती हैं, और ये चिंगारी और विद्युत विसर्जन के समय उत्पन्न होती हैं। अब आता है दृश्य प्रकाश हमारा, ये इसका रेंज जो है 4 गुणा 10 की घात -7 से लेकर के 7.8 गुणा 10 की घात -7 तक। अब ये 7.5 गुणा 10 की घात 16 से लेकर के 4 गुणा 10 की घात 14 तक होता है। ये डब्ल्यू रिटर ने किया था और ये न्यूटन ने किया था। ये जो है कीटाणुओं को नष्ट करने हीरे ज्वारात को शुद्ध घी आदि का पहचान करने में होता है। ये चिंगारी और विद्युत विसर्जन के समय उत्पन्न होती है। अब चलते हैं अवरक्त किरणों की तरफ। ये है अवरक्त किरणें, इनकी जो रेंज है 7.8 गुणा 10 की घात -7 से लेकर 10 की घात -3 तक, और इसकी आवृत्ति जो है 4 गुणा 10 की घात 14 से लेकर 3 गुणा 10 की घात 11 तक। ये विलियम हर्शेल ने इसका आविष्कार किया था 1800 में, और अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए रोगियों की सिकाई में इसका उपयोग होता है, और पदार्थों की उच्च ताप एवं गर्म करने की प्रकृति से उत्पन्न होता है। नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। हर्ट्जी या लघु तरंगें, ये 10 की घात -3 से लेकर के 1 तक होती हैं, और 3 गुणा 10 की घात 11 से 3 गुणा 10 की घात 8 तक होती हैं, और हर्ट्ज के द्वारा होती है। रडार, टेलीफोन आदि के प्रसारण एवं संचार में इसका उपयोग होता है, और यह विद्युत दोलन की तरह से काम करती है। नंबर 7 आता है वायरलेस या दिव्य रेडियो तरंगें, 1 गुणा 10 की घात 4 से लेकर के 3 गुणा 10 की घात 8 से 3 गुणा 10 की घात 4 तक। इसका आविष्कार मार्कोनी ने किया था, जो पीछे बताया था मैंने 1888 में, और नौ संचालन तथा पुलिस रेडियो के प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है, और ये दोलित प्रतिपथ द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब रेडियो के प्रसारण में होने वाले बैंड का जो है यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। निम्न सारणी में रेडियो प्रसारण के जो है आवृत्ति बैंड को प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले चल रहा है बैंड हमारा का है सबसे पहले शॉर्ट वेव चलते हैं, यानी पहला नंबर आता है अत्यंत लघु आवृत्ति, यानी कि VL, वेरी लो फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ये दिखाया हुआ है। इसमें होता क्या, तरंगदैर्घ्य का विस्तार जो होता है वो 3 गुणा 10 की घात 4 से लेकर के 10 की घात 4 तक ही रहता है ये, और ये 10 की घात 4 से लेकर के 3 गुणा 10 की घात 4 आवृत्ति के विस्तार में रहता है। ये लंबी दूरी तक, बहुत लंबी दूरी तक बिंदु से बिंदु तक संचार में रखने उपयोग होता है, इसका ये उपयोग दिया हुआ है। अब यह है लघु आवृत्ति, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी है। ये 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 3 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली होती है, और जो आवृत्ति होती है 3 गुणा 10 की घात 4 से लेकर 3 गुणा 10 की घात 5 होती है। ये भी लंबी दूरी तक बिंदु से बिंदु सेवा, मेरीन और नौसेना संचालन में होता है इसका। अब आगे आता है तीसरा नंबर मीडियम आवृत्ति, यानी MF जिसको बोलते हैं। ये 10 की घात 3 से लेकर 10 की घात 2 मीटर तक की होती है। इसमें 3 गुणा 10 की घात 5 से लेकर 3 गुणा 10 की घात 6 तक की होती है। आवृत्ति का विस्तार और ब्रॉडकास्टिंग में, समुद्री संचार, नौ संचालन, टेलीफोन संचार इत्यादि में इसका उपयोग होता है। नंबर 4 पे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। ये उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रिक्वेंसी वाले हैं। ये 10 की घात 2 से लेकर 10 तक की होती हैं, और इसकी जो आवृत्ति है वो 3 गुणा 10 की घात 6 से लेकर 3 गुणा 10 की घात 7 तक होती है। सभी प्रकार की लंबी दूरी तक संचार के लिए उपयोगी होती है ये। और अगला आता है अति उच्च आवृत्ति वाली फ्रिक्वेंसी, यानी कि VHF, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ये 10 से लेकर के 1 तक होती है, और 3 गुणा 10 की घात 7 से लेकर 3 गुणा 10 की घात 8 हर्ट्ज तक की इसकी आवृत्ति होती है। और ये क्या होती है, अल्प दूरी तथा टीवी संचार के लिए, रडार के लिए, वायु नौ संचार संचालन के लिए, आवृत्ति मॉडलन के इसका उपयोग होता है।
नंबर 6 है अल्ट्रा उच्च आवृत्ति, जैसे UHF बोलते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये 1 से लेकर 10 की घात -1 तक होती है। इसकी आवृत्ति जो है 3 गुणा 10 की घात 8 से लेकर 3 गुणा 10 की घात 9 हर्ट्ज तक की होती है। अल्प दूरी तक संचार, रडार, रिले प्रणाली, टीवी में इसका उपयोग होता है। अब अगला आता है नंबर 7 सुपर उच्च आवृत्ति, एस सुपर हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको। ये 10 की घात -1 से लेकर 10 की घात -2 तक होती है और इसकी आवृत्ति जो होती है 3 गुणा 10 की घात 9 से लेकर 3 गुणा 10 की घात 10 तक होती है। कहाँ होता है उपयोग इसका? रडार में होता है, नौ संचालन में और उपग्रह संचालन में इसका होता है। तो ये सारे संचालन की विधियां हैं। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कुछ और चीजों की तरफ। अब आता है ये वायुमंडल, हमारी पृथ्वी के ऊपर की परतों का कुछ विभाजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये पृथ्वी दिखाई दे रही है आपको सबसे नीचे ग्राउंड पे। इससे 12 किलोमीटर दूरी पर आपका क्षोभ सीमा क्षेत्र आता है और इससे जो है आपका 50 किलोमीटर की दूरी पे, ये 50 किलोमीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा है, ये समताप सीमा क्षेत्र होता है। और इसके बाद 80 किलोमीटर पे मध्य सीमा क्षेत्र शुरू होता है और इसके ऊपर और जाते हैं 150 किलोमीटर पे लगभग, ये 150 किलोमीटर पे है, ये कैनली हैवी साइड पर्त कहलाती है, ई पर्त बोलते हैं। और 300 किलोमीटर पे जाकर के ये हमारी दूसरा मिल जाती है, ये एपल्टन पर्त बोला जाता है इसको। तो ये नाम याद रखेंगे। और ये ऊपर के जो मंडल होते हैं ये आयन मंडल कहलाते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के ऊपर जाने पर सीमाएं, अलग अलग सीमाओं में ये बटा हुआ क्षेत्र होता है। इन्हीं क्षेत्रों का हमें वर्णन करना है। वायुमंडल के इस भाग में सदैव उथल पुथल मची रहती है, अर्थात विक्षोभ होता रहता है, डिस्टर्बेंस कुछ न कुछ बना ही रहता है। अतः इस भाग को हम विक्षोभ मंडल कहते हैं। इस भाग में प्रचुर मात्रा में जल वाष्प मौजूद रहती है, अतः इसी भाग में बादल बनते हैं तथा मौसम संबंधी जो है परिवर्तन इसी भाग में होता है। इस क्षेत्र के नीचे से ऊपर जाने पर 6 डिग्री सी प्रति किलोमीटर की दर से कम होने लगता है ताप, यानी कि जिनके कारण नीचे का ताप 17 डिग्री सी तथा ऊपर की सीमा का ताप लगभग -50 डिग्री सी होता है। ऊपर की ओर जाने पर वायु का घनत्व भी कम होने लगता है, अतः पृथ्वी की सतह पर वायु का घनत्व 1 हो तो ऊपर जो है 10 की घात -1 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे वायुमंडल का क्षेत्रफल यानी कि घनत्व जो है घटता बढ़ता रहता है। तो आगे देखते हैं, हमारा नंबर 1 दिया हुआ है क्षोभ मंडल। मैंने बताया था अभी, आपका नाम दिखाया था उसमें। इसको ट्रोपियर बोलते हैं, ये ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपाउस कहते हैं। ये नंबर 2 आता है समतापीय मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच वायुमंडल का जो भाग है वो समतापीय मंडल कहलाता है। इसका ताप बिल्कुल समान रहता है। वायुमंडल के इस भाग में बादल आते हैं, धूल आते हैं, जल वाष्प मौजूद नहीं रहते हैं और यह लगभग विक्षोभ रहित क्षेत्र होता है। इसमें कोई भी चीज नहीं रहती, धूल के कण वगैरह भी नहीं रहते हैं। इस भाग का ताप लगभग समान रहता है, समान रूप से बढ़ता है। फलस्वरूप 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ताप अब -50 डिग्री सी से बढ़कर 7 डिग्री सी हो जाता है। इस भाग में वायु का घनत्व घटकर पृथ्वी की सतह की तुलना में 10 से 10 की घात -3 हो जाता है। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का भाग ओजोन परत कहलाता है। इसमें अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन विद्यमान रहते हैं। यह परत सूर्य और अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। इस प्रकार ओजोन परत सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ओजोन परत को हम ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, तो इस तरह भी इसको याद रखना है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, मध्य मंडल या मेसोस्फीयर बोलते हैं इसको। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच वाले भाग को मध्य मंडल कहते हैं। वायुमंडल के इस भाग में वायुमंडल का ताप समान रूप से बढ़कर 7 से घट करके -93 डिग्री सी हो जाता है। इसी प्रकार वायु का घनत्व घटकर पृथ्वी की सतह की तुलना में 10 की घात -3 से 10 की घात -5 हो जाता है। नंबर 4 आता है आयन मंडल। ये दिया हुआ है आपका आयन मंडल। आयन मंडल या आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर
तक के भाग को हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, धनायन विद्यमान रहते हैं, जबकि शेष वायुमंडल में लगभग उदासीन अणु विद्यमान रहते हैं। वायुमंडल के इस ऊपरी भाग में सूर्य और अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाली परावैंगनिक किरणें वायु को आयनित कर देती हैं। फलस्वरूप वायुमंडल में आवेश कण जैसे इलेक्ट्रॉन और धनायन विद्यमान रहते हैं। आयन मंडल को 4 परतों डी, F1 व F2 में विभाजित किया गया है। सबसे पहली परत डी होती है। इस परत में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत कम होता है। इस परत से कभी कभी उल्काओं या मेट्रोस की चमक दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से ये बटे हुए हैं इससे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम दूसरी परत की तरफ। दूसरी परत ई होती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस परत को हम कैनेली हेविसाइड परत कहते हैं, कैनेली हेविसाइड लेयर बोलते हैं। और इस परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैपिटल डी परत की तुलना में अधिक होता है। नंबर ई परत के ऊपर एफ परत होती है, जिसे एपल्टन लेयर भी कहते हैं। दिन के समय यह F1 व F2 परतों में विभक्त हो जाती है। ये परतें पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैली हुई रहती हैं। इन परतों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इस तरह से ये हमारा हिस्सा बटा हुआ है। चलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की तरफ। क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? ये ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव हालांकि पता है आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, चलिए फिर भी थोड़ा बहुत पता करते हैं। वायुमंडल सूर्य से चलने वाली दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने देता है ये, किंतु अवरक्त विकिरणों इंफ्रारेड रेडिएशन के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है, जिससे वह गर्म पिंडों की भांति विकिरण का उत्सर्जन करने लगती है। पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। निचले वायुमंडल में छाए हुए बादल और वायुमंडल की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण के कारण अवरक्त विकिरण को बाहर जाने से रोकती हैं तथा उन्हें परावर्तित करती हैं। इस प्रकार ये किरणें रात में पृथ्वी को गर्म रखती हैं। इस घटना को पौधा घर या प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार निचले वायुमंडल और बादल से अवरक्त विकिरणों में परावर्तित होकर वापस लौटने के कारण पृथ्वी के समीप वायुमंडल का गर्म रहना और पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब ये जरा नोट करके रखना आप लोग, क्या है? खुले मैदान में पौधों को उगाने के लिए पौधा घर बनाया जाता है। पौधा घर गर्म रखने के लिए उनकी दीवारें क्या करते हैं हम? कांच की बना देते हैं। दीवारें और छतें कांच की बनाई जाती हैं। कांच की दीवारें या छत सूर्य के प्रकाश को पौधा घर के अंदर आने देती हैं, किंतु कम ताप पर पौधों में उत्सर्जित विकिरण को बाहर जाने नहीं देती हैं, जिससे पौधा गर्म ही रहता है और जिंदा रहता है। और इस प्रकार से ठंडे देशों में खेती आराम से की जा सकती है। चलते हैं थोड़ा रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए, उसमें आयन मंडल की क्या भूमिका होती है। तो ये हमारा प्रश्न ही है एक तरह से। तो सबसे पहले रेडियो तरंगों के प्रसारण के आयन मंडल की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले किसने करी है? ये कैनेली ने की है और ओ हेविसाइड ने की है। उसी के अनुसार उन्होंने अपने नाम दिए थे। आयन मंडल की मात्रा विभिन्न भिन्न होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भिन्न भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त नीचे से ऊपर की ओर जाने पर वायु का घनत्व कम होने लगता है, अतः नीचे की परतें सघन माध्यम तथा ऊपर की परतें विरल माध्यम की तरह कार्य करने लगती हैं। और ऐसा होने से ये जो रेडियो तरंग है वो परावर्तित यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना यहाँ पे हो जाती है और वापस अपने ही माध्यम में लौट आती है। तो इसी को यहाँ पर समझाया गया है। जब रेडियो प्रेसिस से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगे वायुमंडल में ऊपर की ओर चलती हैं तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, अतः परावर्तन के पश्चात ये तरंगे अविलंब से दूर हटती जाती हैं। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जबकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है और ऐसी स्थिति में विद्युत चुंबकीय तरंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण परावर्तित हो जाती हैं और पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। कम आवृत्ति की तरंगे ई परत से, जबकि अपेक्षाकृत अधिक आवृत्ति की तरंगे एफ परत से
परावर्तित होती हैं। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगें एफ परत से भी परावर्तित नहीं हो पाती हैं, फलस्वरूप अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं। क्रांतिक आवृत्ति क्या होती है? देखिए, रेडियो तरंग की उस आवृत्ति की अधिकतम सीमा को जिससे पृथ्वी के से सीधे आयन मंडल की ओर अभिलंबवत भेजे जाने पर वह आयन मंडल के किसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंच जाती है, क्रांतिक आवृत्ति कहलाती है। इसी के कारण हमारी क्रांति हुई किसके क्षेत्र में? रेडियो के क्षेत्र में। यानी क्रांतिक आवृत्ति का ये सूत्र है हमारे पास, एफ बराबर 9 वर्गमूल एन। अब आता है मूक अंतराल क्या होता है, स्किप डिस्टेंस किसको कहते हैं? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। ये भी थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है मूक अंतराल, ये क्या है? स्किप डिस्टेंस बोलते हैं इसको। प्रेषित से पृथ्वी तक के तल पर वह न्यूनतम दूरी जहां तक आयन मंडल से परावर्तित किरणें वापस लौट सकती हैं, मूक अंतराल कहलाती हैं। इसमें कम से कम दूरी पर तरंगे वापस नहीं आती हैं। ये ध्यान रखना, जब तक ये आयन मंडल दिखाई दे रहे हैं आपको, यहां से टकरा करके ये वापस आती है, तो यही जो है हमारा मूक अंतराल कहलाता है। चलिए, रेडियो तरंगों का संचारण देखिए क्या होता है। ये 10⁻³ मीटर या उससे अधिक तरंग वाली तरंग दैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। वायुमंडल में इनका संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। वायुमंडल के साथ आवृत्तियों के भिन्न भिन्न बैंड भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है, कौन सा बैंड कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आयाम मॉडलित बैंड, ये है AMB, AM बैंड बोलते हैं इसको। इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज वाली आवृत्ति की तरंगें सम्मिलित रहती हैं। रेडियो प्रेषी द्वारा उत्पन्न तरंगें दो प्रकार से संचारित होती हैं। नंबर 1 व्योम तरंग के रूप में, नंबर 2 भूत तरंग के रूप में। पहला हम व्योम का लेते हैं। व्योम तरंग आकाशीय तरंगें यानी कि स्काई वेव्स हैं। AM बैंड की रेडियो तरंगें न्यूनाधिक मात्रा में निचले वायुमंडल को पार कर लेती हैं, किंतु आयन मंडल इन तरंगों को पार नहीं होने देता है, उन्हें परावर्तित कर देता है। इन परावर्तित तरंगों को हम व्योम तरंगे कहते हैं। व्योम तरंगों का प्रेषण 200 मीटर से कम तरंग की तरंगों अर्थात 1500 किलोहर्ट्ज आवृत्ति से अधिक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचालित किया जाता है। AM बैंड में इस क्षेत्र में को लघु तरंग बैंड भी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट वेव बैंड भी इसको कहा जाता है। ये रेडियो में होता है। चलिए, भू तरंगे देख लिए, ग्राउंड वेव्स क्या होती हैं। रेडियो प्रेषी से प्रेषित तरंगे जमीन के अंतरिक्ष भी चलती हैं। इन तरंगों को भू तरंगे कहते हैं, यानी भूमि में चलती हैं। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य 200 मीटर से कम या आवृत्ति जो है 1500 किलोहर्ट्ज से अधिक है। तो पृथ्वी उन तरंगों को अवशोषित कर लेती है, अतः 200 मीटर या अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगे ही भू तरंग के रूप में संचरित हो सकती हैं। AM बैंड में इस क्षेत्र को मीडियम तरंग बैंड कहते हैं, यानी मीडियम वेव बैंड कहते हैं। पृथ्वी की सतह क्षैतिज न होकर वक्री है, अतः भू तरंगें अधिक दूरी तक संचरित नहीं हो सकती हैं। कभी कभी पृथ्वी तल से अल्प कोण बनाने वाली तरंगे क्षोभ मंडल से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना पर पहुंच जाती हैं। इन तरंगों को अंतरिक्ष तरंग या स्पेस वेव्स कहते हैं। नंबर 2 आता है आवृत्ति मॉडलित बैंड, फ्रीक्वेंसी मॉडल बैंड कहते हैं, FN बोलते हैं, जिसकी फुल मस्ती चैनल आप लोग लेते हो वही है ये। इस बैंड में 40 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति होती है। 7.5 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर की तरंगदैर्घ्य होती है और ये तरंगें सम्मिलित रहती हैं इसमें। तो आयन मंडल इन तरंगों को मोड़ देता है, यानी वापस परावर्तित कर देता है, किंतु पृथ्वी की ओर परावर्तित नहीं कर पाता है, इसको मोड़ भर देता है। नंबर 3 टेलीविजन सिग्नल संचरण कैसे होता है। टेलीविजन सिग्नल में का पराग जो है 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 200 मेगाहर्ट्ज तक होता है तथा इनका व्योम तरंगों के रूप में प्रेषण संभव है, यानी असंभव है, संभव नहीं है। इन सिग्नलों का अभिग्रहण तभी संभव होता है जब ग्राही एंटीना इन सिग्नलों को खंडित कर देता है, यानी अंतर खंडित कर देगा, खंड खंड कर देगा, तब जाकर के ये काम करेंगे, इससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, टीवी के लिए क्या कुछ है। ये नंबर 1 है, भू स्थायी संचार उपग्रह के द्वारा इसका होता है संचरण, और संचार उपग्रह सिग्नलों को परावर्तित कर अभिग्राही एंटीना
तक प्रेषित कर देता है। नंबर 2, सीधे प्रेषित एंटीना के द्वारा भी होता है। दीर्घ दूरी तक प्रसारण के लिए प्रेषित एंटीना की ऊंचाई अधिक रखी जाती है। टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूर से संबंध हम बना रहे हैं। दूरी से क्या संबंध है? मान लिया पृथ्वी की सतह पे ये आपका एंटीना लगा हुआ है यहाँ पे ऊपर, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, एच ऊंचाई पर एंटीना लगाया गया है। तो हमें ये दूरी निकालनी है, यानी R1 की। देखते हैं कैसे निकलती है। पहले हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध। मान लिया पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु P है। कौन सा बिंदु P है? ये वाला बिंदु P है। PQ टीवी टावर है। ये जो टीवी टावर है आपका दिखाई दे रहा है, ये PQ टीवी टावर है, जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है। टावर के उच्च सिरे Q से पृथ्वी तक QR1 यानी ये डिस्टेंस D हो गई, ये वाली डिस्टेंस D है। और QR2 स्पर्श रेखा खींची गई है। माना O पृथ्वी का केंद्र, R उसकी त्रिज्या। स्पष्ट है टीवी टावर से प्रेषित सिग्नल पृथ्वी की सतह पर सीधे R1 और R2 बिंदु तक ही पहुंच सकते हैं, इसके बाहर ये सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे। अतः PR1 और PR2 की दूरी ही सिग्नल ग्रहण किए जा सकते हैं। तो देखते हैं जरा हम क्या क्या है इसमें, कैसे निकालते हैं इसको। चलो देख लेते हैं जरा। ये अब आपको फिर से हम ले रखे हैं। अब इसका D दूरी हम निकालना चालू करते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें त्रिभुज की बात करो। यही एक आर्टिकल इसमें दिखाई दे रहा है। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम? त्रिभुज ले रहे हैं QR1 कोण। ये कोण 90 अंश का दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 90 अंश से तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा OQR1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा OR1 का स्क्वायर प्लस ये नहीं होगा, समकोण के रूप में काम कर रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। इसको फिर से देखिए क्या है ये QO स्क्वायर। देखो समकोण, ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो QO का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OR1 का स्क्वायर। OR1 ये आपका दिखाई दे रहा है, R जो त्रिज्या के बराबर है, और फिर है QR1 का स्क्वायर जो ऊपर D के बराबर दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखो, इन सभी के मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम QO का मान निकाल लेते हैं। QO का मान वास्तव में कितना है? R प्लस H है, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल h है। और इसके बाद और देखते हैं इसमें, और मान जो दिया हुआ हमारे पास वो OR1 का मान जो है वो कैपिटल R के बराबर है, मान रख दीजिए। और ये आपका QR1 का मान जो है हम D मान के चल रहे हैं, तो D ले लेते हैं। तो रख देते हैं QO का मान कितना बताया हमने? ये बताया है R प्लस H, तो इसका स्क्वायर हो गया। OR1 कितना है? OR1 का मान R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। QR1 का स्क्वायर हमने D का रखा, तो D ले लीजिए। तो D का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R प्लस H का स्क्वायर और माइनस R का स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 2RH हो जाएगा, और प्लस का H स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का R स्क्वायर हो जाएगा। ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये D स्क्वायर हो गया। तो D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2RH प्लस H स्क्वायर। परंतु R की तुलना में H का मान बहुत छोटा होता है। R की तुलना में H का मान बहुत छोटा होता है, अतः हम H को छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देंगे, अतः H स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो रख दीजिए इसमें, तो D स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2RH हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2RH। यही आपका सूत्र आ जाएगा। इसी सूत्र की सहायता से हम निकाला करेंगे। ये सूत्र हमने अभी सिद्ध करके दिखाया आपको। D बराबर अंडर रूट 2RH, तो D जो समानुपाती हो गया अंडर रूट H के हो गया। अतः टीवी टावर की ऊंचाई अधिक होने से प्रेषित सिग्नल की दूरी अधिक संचरित होती है, इसलिए टीवी टावर को जितना ज्यादा ऊंचा बनाया जा सकता है उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ये एक नोट है, इसको याद रखना है। वह क्षेत्रफल A जिसमें टीवी प्रसारण देखा जा सकता है पाई R स्क्वायर से निकाला जाएगा, पाई D स्क्वायर से निकाला जाएगा, और ये D स्क्वायर 2 पाई RH के यहाँ बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो ये पीतमपुर दिल्ली है, ये पीतमपुरा दिल्ली में है। यहाँ 235 मीटर ऊंचा टीवी टावर बनाया गया है, जो कि विश्व के ऊंची टीवी टावरों में से एक है। तो इसी कैलकुलेशन के आधार पर ये बनाया गया। इसमें आप प्रश्न, जैसे ये सूत्र हमने लगाया, ए का सूत्र बताया और इधर ये भी सूत्र बताया गया, दोनों सूत्रों का इस्तेमाल देखो कैसे प्रश्न में किया गया है। ये उदाहरण दे रखा है, एक टीवी टावर की ऊंचाई 200 मीटर दे रखी है। टीवी टावरों के चारों ओर औसत जनसंख्या जो है वो
घनत्व है 100 यानी 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो टीवी प्रसारण द्वारा कितनी जनसंख्या को कवर किया जा सकता है। तो ये हम उदाहरण ले रहे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। सूत्र है d बराबर √2rh, इसमें मान रख दिया, h का मान 200 रख दिया गया, r का मान 6.4 इंटू 10⁻6 रखा गया, तो 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 200, और कैपिटल ए का मान पाई डी स्क्वायर है, तो डी का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो डी का मान स्क्वायर होते ही पूरा अंडर रूट हट जाएगा, केवल पाई से यानी 3.14 से इसकी गुना हो जाएगी। गुना करने के बाद जो ये आता है 8.03 इंटू 10⁻12 आता है, यानी जो आंसर आपको देना है केवल इतना ही देना है, 8.03 इंटू 10⁻12 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर नहीं, इतने व्यक्तियों तक पहुंचेगा ये इतनी जनसंख्या तक जो है हमारा टीवी टावर पहुंच जाएगा, यानी ये जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या तक यह प्रसारण होना है हमारा, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सूक्ष्म तरंगों के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोवेव्स क्या होती है, माइक्रो ओवन वगैरह इसी पे बनाया गया है। वे तरंगे होती हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य कुछ ही मिलीमीटर, जैसे 1 मिलीमीटर हो गया, से 100 मिलीमीटर तक लगभग होती है, एक क्रम का होता है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति टीवी सिग्नलों की आवृत्ति से अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये तरंगे बड़े आकार के अवरोध को विवर्तित यानी डिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, उसमें अवरुद्ध नहीं हो पाती हैं। अतः ये तरंगे संकीर्ण पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार इन तरंगों को एक विशेष दिशा में बिना फैलाव के भेजा जा सकता है। सूक्ष्म तरंगों के इस गुण का उपयोग रडार की प्रणाली में किया जाता है। इसमें रडार प्रेसी से सूक्ष्म तरंगें, जिन्हें सिग्नल भी कहते हैं, दूरस्थ पिंड की ओर भेजी जाती हैं, और ये तरंगे पिंड को परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, और इन तरंगों को पिंड तक जाने में वापस आने का समय ज्ञात कर लेते हैं, तो पिंड की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि तरंगों को पिंड तक जाने और वापस आने में समय t लगता है, रडार प्रेसी से पिंड की दूरी स्मॉल d हो, तो हम सूत्र दूरी बराबर वेग गुना समय लगाएंगे, तो दुगनी दूरी तय की गई, इसलिए दूरी 2d हो गई है, और प्रकाश की चाल गुना समय हो गया, तो दूरी निकल गई, तो d बराबर हो जाएगा 1/2 c इंटू t। इस सूत्र की सहायता से हम ये पता लगा लेते हैं कोई वस्तु कितनी दूर है। जैसे जहाज वगैरह अगर हमारे पास आता है, तो उस जहाज को ये तरंगे भेज करके हमसे पता लगाते हैं कितने स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है और किस दिशा से आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। उपग्रह संचार की व्यवस्था कैसे होती है, ये सब समझाया गया है। तो आजकल जो है ये सिग्नलों को पृथ्वी के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रेषित करने के कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, जिसे संचार उपग्रह कहते हैं। संचार की इस विधि को, जिसमें प्रेषित और अभिग्राही के बीच सिग्नल का संचार उपग्रह के द्वारा होता है, इसे उपग्रह संचार कहते हैं। उपग्रह संचार के लिए जो है दो प्रकार से होते हैं, देखो कैसे चलते हैं ये। नंबर 1 है आपका निष्क्रिय उपग्रह। ये क्या होता है, ये उपग्रह प्रेषित से आने वाले सिग्नलों को उसी रूप में परावर्तित कर अन्य क्षेत्रों की ओर भेजते हैं। ये धातु लेपित गुब्बारे या धातु के गोले होते हैं, जो निष्क्रिय परावर्तक की भांति कार्य करते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा है सक्रिय उपग्रह। एक्टिव क्या होता है, सक्रिय उपग्रह में स्वयं की पावर सप्लाई होती है, एंटीना तंत्र होता है, प्रेषित होता है, अभिग्राही होते हैं, ये सारी युक्तियां लगी हुई होती हैं, जिन्हें प्रेषानुसार अपनी मर्जी के अनुसार ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ये दो तरह के बताए हुए सिग्नल आपको देने वाले। अब एक बहुत बढ़िया चीज आती है, तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है। इसके बारे में पहले भी आपने सुना है, इसको जियो सैटेलाइट भी बोलते हैं या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है, तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है या भूस्थितिक उपग्रह कहलाता है। यद्यपि यह उपग्रह स्थिर नहीं होता, फिर भी समान परिक्रमण काल होने के कारण पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होता है। तुल्यकाली उपग्रह के कक्ष को भूस्थितिक कक्ष भी कहते हैं, यानी जियो स्टैटिक ऑर्बिट बोलते हैं। इसको वास्तव में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ है इसमें। अब आता है अगला, रिमोट सेंसिंग क्या होता है। ये रिमोट सेंसिंग एवं उनके अनुप्रयोग क्या होते हैं, ये जरा जानते हैं हम लोग।
ये है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का अर्थ जो होता है सुदूर संवेदनत्व तकनीक है, जिसके द्वारा पृथ्वी के दूर स्थानों तक स्थित वस्तुओं, क्षेत्र, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उपयोग क्या है? रिमोट सेंसिंग का उपग्रह का उपयोग निम्न उद्देश्य पूर्ति होती किया जाता है। नंबर 1, पृथ्वी के किसी भी बड़े भूभाग का मानचित्र बनाने में। नंबर 2, पृथ्वी के भूमिगत जल सर्वेक्षण में किया जाता है। नंबर 3, पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र में आच्छादित वनों के क्षेत्रफल, घनत्व, वृक्षों एवं पौधों की जानकारी प्राप्त करने हेतु। नंबर 4, दुर्घटनाग्रस्त विमानों के मलबे की जानकारी प्राप्त करने में। नंबर 5, कृषि व सूखे के पूर्वानुमान में। नंबर 6, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं की जासूसी करने में। नंबर 7, सीमाओं की सुरक्षा हेतु। नंबर 8, बाढ़ से हुई क्षति का अवलोकन करने में। नंबर 9, मौसम के पूर्वानुमान में। नंबर 10, पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में। और ये IRS फर्स्ट है, फिर IRS-1B है, फिर IRS-1C। ये भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं जो इनका संचालन करते हैं पृथ्वी से ही। अगला टॉपिक हमारा है लेजर। लेजर के बारे में बहुत जानते हैं आप लोग, तो बहुत जानते हैं, इसका विस्तार हो चुका है। लेजर वास्तव में LASER है। ये यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम अति दिशात्मक, एक वर्णीय और कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त कर सकते हैं। लेजर शब्द का जो पूरा रूप है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। इसका अर्थ हिंदी में क्या है? उद्दीपित उत्सर्जन। ये है उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, मतलब हम थोड़े से प्रकाश से बहुत ज्यादा प्रकाश बना लेते हैं। अवधारणाएं क्या है इसमें? लेजर के सिद्धांत को समझने से पूर्व निम्न क्रियाओं से परिचित होना आवश्यक है। नंबर 1, अवशोषण क्या होता है? तो सामान्य किसी पदार्थ के परमाणु अपने निम्न ऊर्जा स्तर में अर्थात मूल क्वांटम अवस्था में होते हैं, जिसे ग्राउंड क्वांटम स्टेट बोलते हैं। जब किसी परमाणु को किसी प्रकार से स्रोत से ऊर्जा यानी E बराबर hν मिल जाती है, तो वह परमाणु ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसे हम अवशोषण कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है आपको, hν ऊर्जा इसको मिलती है, तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, ये नीचे से तुरंत ऊपर वाले में चला जाता है, यानी E1 से जाकर के ये E2 में जंप ले जाता है। नंबर 2, वस्तु पिघल जाती है।